जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज मैं माननीय मोदी जी को एक सलाह देना चाहता हूं। अब मैं जानता हूं मेरी सलाह मानेंगे तो है नहीं, लेकिन अब मैं शिक्षक आदमी हूं तो सलाह देता रहता हूं, मांगे न मांगे कोई। तो मैं माननीय मोदी जी को एक सलाह देना चाहता हूं। माननीय मोदी जी, आप शायद भूल गए, आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मंडी की हैं वो तो ये भूल गई कि देश आजाद कब हुआ था। वो तो कहती हैं कि 2014 के बाद आजाद हुआ। माननीय मोदी जी, आप भी भूल गए, आपको भी भूलने की आदत लग गई है। जब आपको ये पता है कि 4 जून 2024 को जो चुनाव के रिजल्ट्स आए, उससे आपको ये संदेश मिला कि मोदी जी अपनी जो वर्किंग स्टाइल है उसको चेंज कर दीजिए। अब ये जो आपका ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप है इसे खत्म कर दीजिए, थोड़ी डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप अपनाइए। ऐसे प्रस्ताव मत लेके आइए, वो समय नहीं है। आप अध्यादेश लाते थे, हल्ला कराते थे, विपक्षी दलों को संसद से बाहर कर देते थे और उसके बाद जो चाहते थे अध्यादेश बिल पास करा लेते थे। महाराज, वो अब समय नहीं है। अब आप जो है बहुत सारी बैसाखियां आपको टिकाए हुए हैं। जेडीयू है, तेलुगु देशम पार्टी है, एकनाथ शिंदे हैं, चिराग पासवान हैं, और आप ऐसे ऐसे निर्णय ले रहे हैं जैसे कि आपको सामाजिक विषयों की बिल्कुल जानकारी नहीं है और जो वहां मैथमेटिकल स्ट्रेंथ है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर उसका आपको ज्ञान नहीं है। तो ये तो राजनीतिक परिपक्वता दिखाता है। आप 3 बिल लेके आए। एक वक्फ बोर्ड का बिल ले आए। हमने सोचा वक्फ बोर्ड में, क्योंकि वक्फ जो है वो मुसलमानों का शब्द है, तो इससे हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को फायदा हो जाएगा और देश जो है वो हिंदू मुसलमान बढ़ जाएगा। ये लगेगा कि वक्फ बोर्ड ने जैसे हिंदुओं की संपत्ति पे कब्जा कर रखा है और एक चीजें पैदा हो जाएंगी। लेकिन असली मुद्दा ये, वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, ज्यादातर जमीनें जो हैं वो जमीनें बड़े बड़े लोगों ने कब्जाई हुई हैं, और वो जो कब्जाई हुई जमीनें हैं और जिन पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है उसका तो उन्होंने औने पौने दाम पे काम कर लिया और गरीब आदमी उसमें फंस गया। उसने अपनी छोटे छोटे मकान और छोटी छोटी झुग्गियां बना ली। तो अगर आप उसको लाएंगे और परेशान करेंगे तो छोटा आदमी परेशान होगा, बड़ा आदमी थोड़े परेशान होगा। अच्छा, उसके बाद आपने जो है ब्रॉडकास्ट बिल ले आया। अब ब्रॉडकास्ट बिल आप इसलिए लाए थे क्योंकि आपने देखा था कि आपकी सत्ता की जो चीज जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं वो इस बात पे डिपेंडेंट था कि गोदी मीडिया ने आपको प्रोजेक्ट किया था और आपकी ऐसी छवि बना दी थी कि गुजरात मॉडल है और विश्व के सबसे बड़े नेता हैं और डंका बोल रहा है और विश्व में डंका बोल रहा है, यहां डंका बोल रहा है, वहां डंका बोल रहा है। और क्योंकि उसकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी और क्योंकि जनता के पास एक ही नैरेटिव पहुंच रहा था और दिन में 100 बार पहुंच रहा था, बार बार पहुंच रहा था कि मोदी जी महान नेता हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कुछ नहीं किया, इंदिरा जी ने भी कुछ नहीं किया, लाल बहादुर शास्त्री ने भी कुछ नहीं किया, मोरारजी भाई ने भी कुछ नहीं किया, अटल जी ने भी कुछ नहीं किया, अपनी पार्टी के लोगों ने कुछ नहीं किया। ये गोदी मीडिया फैलाने में लग गया था। उसके अनुसार देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले तो देश रहने योग्य नहीं था, जबकि हम लोग तो इतने गौरवान्वित महसूस करते हैं जब से जन्म हुआ है। एक दिन हमको जीवन में नहीं लगा कि भारत में हमको शर्म आई हो। मोदी जी को लगता है कि वो जब से पैदा हुए थे उनको शर्म आती थी और जब वो खुद प्रधानमंत्री बने तभी से उनको शर्म आना बंद हो गया। ये आप बाहर जाके भी बोलते हैं और अब 15 अगस्त 2024 को भी उन्होंने रेड फोर्ट से भी बोल दिया। तो देश की छवि तो माननीय मोदी जी गिराते हैं। अच्छा, आप ब्रॉडकास्ट बिल इसलिए लाए कि आपने देखा है पिछले 2-2.5 साल के अंदर जो व्यूअरशिप है, जो सुनने वाले लोग हैं वो यूट्यूब को सुनने लगे हैं, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म को सुनने लगे हैं। यहां तक की नौबत आ गई है कि जो गोदी मीडिया है वो बंद होने की स्थिति में पहुंच गया है। उनका इकोनॉमिक मॉडल फेल हो गया है। बड़े बड़े करोड़ों की बिल्डिंग्स उन्होंने बना ली, आलीशान बिल्डिंग, सेंट्रल एयर कंडीशनड, अपने बड़े बड़े लाखों के एंकर्स चुन लिए और खर्चे बढ़ा लिए। अभी तक तो ठीक है, मोदी जी की सरकार है, गवर्नमेंट एड भी मिलते हैं, गवर्नमेंट के दबाव में प्राइवेट सेक्टर भी उनको एड देता है। तो एक तिकौड़ी बनी हुई है कि गोदी मीडिया सरकार और पूंजीपति गोदी मीडिया को पैसे देते हैं, गोदी मीडिया मोदी जी को प्रोजेक्ट करता है, मोदी जी आदेश प्राइवेट सेक्टर को करते हैं, वो गोदी मीडिया में ये बिल्कुल एक प्रकार का त्रिगुट बन गया है। अब इसके खिलाफ एक नई विधा शुरू हो गई और यूट्यूबर्स ने एक प्रकार से पिछले 1.5-2 साल के अंदर गोदी मीडिया के बिल्कुल पहुंच को और पकड़ को खत्म कर दिया। अब जनता के पास 2 नैरेटिव पहुंचने शुरू हो गए, एक तो गोदी मीडिया पहुंचा रहा था और दूसरा ये यूट्यूबर्स पहुंचा रहे थे।
और जैसे जैसे समय बीतता चला गया, यूट्यूबर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई और देश के अंदर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर ग्रुप और ऐसे पढ़े लिखे समझदार लोग और देशभक्त लोग पैदा हो गए जिन्होंने गोदी मीडिया देखना ही बंद कर दिया। अब वो केवल यूट्यूब देखते हैं, उनको देश की अच्छी सच्चाई देखने को मिलती है और उनको ऐसे लोगों से सच्चाई सुनने को मिलती है जो डरते भी नहीं है और जिनको किसी लाभ और हानि की चिंता भी नहीं है, लगे हुए देशभक्ति में और यूट्यूब में अपना जो सच्ची बात, राष्ट्रहित की बात होती है वो करते हैं। अच्छा, जब मैंने भी आज से 8-9 महीने पहले यूट्यूब ज्वाइन किया था और 2-3 चैनल पे जाना शुरू किया था, तो सबसे बड़े चैनल है आज की तारीख में, उनकी भी 7-8 करोड़ पर मंथ की व्यूअरशिप थी। आज 40 करोड़ की व्यूअरशिप 8 महीने के अंदर है, बड़े 7 टाइम्स बढ़ गई 7 महीने में, 7 टाइम्स। और गोदी मीडिया की कम हो गई। तो गोदी मीडिया और यूट्यूबर्स के बीच का जो परसेंटेज था वो बिल्कुल ही यूट्यूबर्स के फेवर में चला गया और बहुत सारे चैनल आज की तारीख में अगर टोटल आप देखिए तो 400-500 करोड़ व्यूज पर मंथ होते हैं यूट्यूब के अंदर। तो इसका मतलब लोग सच्चाई सुनना चाहते हैं, यूट्यूब सुनना चाहते हैं, अच्छे अच्छे वक्ताओं को सुनना चाहते हैं और उनकी बात क्योंकि उन्हें ठीक लग रही है, राष्ट्रहित में लग रही है, सच्ची लग रही है, इसलिए वो सुन रहे हैं। कोई दबाव डाल के तो आपको सुना नहीं सकता गोदी मीडिया, यूट्यूबर्स। तो वो ब्रॉडकास्ट बिल लाया गया जिसमें अंकुश लगाने की कोशिश हुई कि सरकार कमेटी बनाएगी, कमेटी देखेगी, आदेश करेगी। मानी बात है, गोदी मीडिया पे वो कोई आदेश नहीं करेगी, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, उनके हितों की रक्षा होती रहेगी और यूट्यूबर्स को तब वो करा जाएगा, उनके वीडियो डिलीट कराए जाएंगे, उनको जेल भेजा जाएगा, उनको उनके चैनल को बंद किया जाएगा। अर्जी फर्जी चार्ज में जब कोई सच्चाई भी बोलेगा, अडानी अंबानी की भी अगर बुराई कर देगा, उसका चैनल बंद हो जाएगा, उसके वीडियोस को डिलीट कर दिया जाएगा। तो खैर, जब वो सारे सत्ता पक्ष के अलग अलग पार्टीज के लोगों ने विरोध किया, जैसे वक्फ बिल का उन्होंने अपोज किया था और नीतीश कुमार ने और बाकी लोगों ने, क्योंकि मानी बात है कि आप जो है अगर कोई कानून बनाए तो जो बड़े बड़े भूमाफियाओं ने हिंदू समाज के अंदर भी कब्जा कर रखा है और बड़े बड़े ट्रस्टों ने, भाई ठीक है, आप एक तरह से अगर बनाए कानून तो सबके लिए कानून बनना चाहिए, लेकिन कानून बनाते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए जो महात्मा गांधी कहते थे कि जब भी आप कोई नियम बनाएं तो ये जरूर ध्यान रखें कि इस नियम बनाने का देश के सबसे कमजोर और पंक्ति में सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। वो तो आप देखते नहीं। आप देखते हैं कि चाहे जो वो हैं अपने आदिवासी हैं, उनका जीवन यापन खत्म हो जाए, दलितों का जीवन यापन खत्म हो जाए, रिलायंस इंडस्ट्री 42,000 लोगों को रिलायंस रिटेल से नौकरी से निकाल दे, बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्हें उनकी, आपको निकाले जाने वालों की चिंता नहीं है, आपको उनकी चिंता है कि जिन्होंने निकाला है उनका प्रॉफिट न कम हो जाए, शेयर मार्केट न क्रैश कर जाए। तो ये इसलिए यूट्यूबर्स पे लगाम लगाने के लिए ये किया गया। लेकिन जब दबाव पड़ा और चारों तरफ से पता चला इसमें तो पूरा देश आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, तो फिर दोबारा घुटने टेक दिए। जैसे वक्फ बिल को वापस ले लिया था, उसी प्रकार से ब्रॉडकास्ट बिल को वापस ले लिया। अब एक और बिल ले आए थे ये, जिसमें फिर लेटरल एंट्री की बात होने लगी थी और जॉइंट सेक्रेटरी, पहले तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की लेटरल एंट्रीज की बात हो रही थी, अब एडिशनल सेक्रेटरी में लेटरल एंट्रीज की बात हो रही है। लेटरल एंट्री का मतलब यह है कि जब आईएएस, आईपीएस, पीसीएस सब जगह नौकरी लगती है, सरकारी नौकरी पब्लिक कमीशन के माध्यम से लगती है, तो वो नीचे से आदमी चलता है, एंट्री लेता है, प्रमोशन होते हैं, होते 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 रिटायरमेंट के समय में उच्च पद पे रिटायर होता है, उसके बाद उसको फैसिलिटीज मिलती हैं। अच्छा, पहले कांग्रेस के जमाने में निर्णय लिया गया था कि 2-3 अगर लाख नौकरी आप देंगे, उसमें कभी 2-3 ऐसे लोगों को प्राइवेट सेक्टर से लेके आ जाएंगे, उन्हें सीधे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे आईएएस बना देंगे, जो कि अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। मान लीजिए कोई एटॉमिक पावर का एक्सपर्ट है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है। अब वो जैसे अमेरिका के अंदर आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर जो ज्यादातर मिनिस्टर्स होते हैं और सेक्रेटरीज होते हैं वो प्रोफेसर्स होते हैं, क्योंकि उन्हें विशेषज्ञों की आवश्यकता हमको भी है। तो यहां तक तो ठीक है कि आप हर साल 4-5 लाख नौकरी दे रहे हैं, तो 3-4 लोगों को आपने लेटरल एंट्री दे दी, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सरकारी नौकरी तो दे ही नहीं रहे, हर जगह ठेके से लोगों को रख रहे हैं। और ये अब आपने आईएएस में भी ठेका शुरू कर दिया कि मतलब प्राइवेट सेक्टर के 3-4 लोगों के बजाय आप 50 लोगों को ले लेंगे, सीधे उनको जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी बना देंगे। अच्छा, उसके बाद ये भी आरोप लग रहे हैं बाजार के अंदर, यह अफवाह है कि जिन लोगों को आप ले रहे हैं वो वास्तविकता में ये भी पता होना चाहिए किस प्राइवेट सेक्टर से आए हैं और उनकी विशेषज्ञता क्या है। अगर वो प्राइवेट सेक्टर केवल 2 बड़े बड़े देश के सबसे बड़े पूंजीपतियों की है और वो उन्हीं विभागों में उनकी 3-4 साल तक नियुक्ति होती है, जिन विभागों से उनकी नियुक्ति होने की वजह से उन पूंजीपतियों को फायदा होता है,
तो 3-4 साल के लिए एज ए डेपुटेशन पे आते हैं, एक अपना टारगेट लेके आते हैं, पूंजीपतियों के इशारे पे आते हैं और उनके जो बिल हैं उनके समर्थन करते हैं। कोयले खदानों के ऊपर उनको बिठा दिया जाता है, जंगलों पे बिठा दिया जाता है, एलोकेशन वेलोकेशन करके, मालिक का काम करके। जिस प्राइवेट सेक्टर बड़ी पूंजीपति के यहाँ से आए थे डेपुटेशन पे और उनका काम निपटा के फिर उसी कंपनी। तो एक ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है कि जो पहले लेटरल एंट्री में लोग आए और अब जो लेटरल एंट्री में लाने की बात थी, जो लोगों ने जांच की बात की, ये बातें उठनी शुरू हो गई। उसमें कितने किस जात के लोग थे? क्या उसमें केवल सवर्ण जाति के लोग थे या दलित और ओबीसी भी थे? और ये भी पता चलाने की मांग हुई कि साहब उसमें कौन सा ऐसा है, किस कंपनी से आया, किस प्राइवेट सेक्टर से आया, और क्या उन्हीं 2 प्राइवेट सेक्टर से आया कि बाकी जगह से आया? जो उसकी स्पेशलाइजेशन थी, क्या सरकारी जॉइंट सेक्रेटरी बनने के बाद उसी विशेषज्ञता पे उसको नौकरी दी गई, या वहां नौकरी दी गई जहां पे पूंजीपति को फायदा होने वाला था, आर्थिक लाभ होने वाला था? और उसके बाद ये जब जांच की बहुत हुई, सरकार ने वो भी वापस ले लिया। अब कह रहे हैं नहीं साहब वो भी नहीं लेके आएंगे, अब लेटरल एंट्री यूपीएससी को भी लिख दिया, अब कोई लेटरल एंट्री की बात नहीं होगी, अब तो सीधे जिस प्रकार से कच्चा। तो इसका मतलब यह है कि मोदी जी, जब आपको ये बात समझ में आ गई है, ये पुराना वाला समय नहीं है, अब ये एनडीए की गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं है। एक तरह से ये एक छत्र राज्य नहीं है कि जो चाहेंगे हो जाएगा। तो इस प्रकार की पहली बात तो आप बिल क्यों लाते हैं, बिना लोगों से बात करे क्यों लाते हैं, और लाते हैं तो इसको वापस क्यों ले लेते हैं? तो आप अगर एक लोकतांत्रिक रूप से जनता की बातों को सुनते हुए हिंदू मुसलमान करना छोड़कर सबसे ज्यादा जो आप नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, वही बात करें, उसको अमल में लाएं और इस प्रकार से देश के दलितों, ओबीसी और गरीबों के साथ अन्याय न करें, रिजर्वेशन को खत्म न करें, क्योंकि रिजर्वेशन खत्म होने का मतलब है कि संविधान खत्म हो जाएगा, और अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो देश टूट जाएगा। तो हमारा कहना, हमसे आपसे निवेदन तो केवल ये करना चाहते हैं कि अब इस प्रकार के अध्यादेश और बिल लाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार जब आप घुटने टेकते हैं और बिल वापस लेते हैं तो आपने जो एक छवि बना रखी है कि मोदी जी झुकते नहीं है, जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, उस पे छवि पे नुकसान पहुंचता है, आपके रेपुटेशन पे नुकसान पहुंचता है। और क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और हम आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और बार बार आपको घुटने टेकते हमको देखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आगे से इस प्रकार के बिल न लाए। हिंदू मुसलमान का नैरेटिव अब चल नहीं रहा है, आपको देश की जनता का, देश के किसानों का, देश के बच्चों का, अग्निवीर योजना, एमएसपी की गारंटी, इन सब चीजों से सोचना चाहिए और सारी की सारी देश की संपत्ति पूंजीपतियों को सौंपने के बजाय देश के गरीब और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के बीच में वितरित करनी चाहिए। सारा का सारा धन चंद हाथों में संगठित होकर चला जाए, ये मोदी जी उचित नहीं। तो इस प्रकार बिल लाके फिर उसको विड्रॉ करते हैं, माफी मांगते हैं, तपस्या में कमी की बात करते हैं, आपकी छवि खराब होती है, हमको शर्म आती है, क्योंकि आप जब झुकते हैं हमें अच्छा नहीं लगता। कानून ऐसा लाइए जो राष्ट्र हित हो और सबसे बात करके लाइए और उसको वापस लेने की आवश्यकता ना पड़े। धन्यवाद, नमस्कार और प्रणाम।